दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आप बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को और आपके गार्जियन सबको हमारा प्रणाम और हमारे तरफ से मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे। और हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हमने स्टार्ट किया है ऑलरेडी। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का क्लास चल रहा है, नीट का चल रहा है, 11th 12th का चल रहा है। अगर आपके रिलेटिव हैं तो उनको ज़रूर शेयर करिए जिससे सबको बेनिफिट मिल सके। और जो अगर दूसरे क्लास वाले बच्चे पा रहे हैं तो वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के हाथ में ये वीडियो दें जिससे उनका प्रॉफिट हो सके। और इस लॉकडाउन में हम आप लोगों को कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड किए थे, पिछली बार भी, इस बार भी करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, तो ये हमने एक एग्जांपल उठाया किसका, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ का। जो प्रोटोजोआ है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला ही यूनिट है, पहली यूनिट से हम स्टार्ट किए हुए हैं। पहली यूनिट की पहली टॉपिक है जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर हमने पढ़ा दिया, उसका क्लासिफिकेशन हमने ड्रॉप किया। हम बताएंगे परीक्षा के बहुत सारे पैटर्न को हमने बताया, इसके पहले वीडियो में बताया और बताएंगे, आप लोग खुद समझ जाओगे। तो जनरल कैरेक्टर पढ़ाने के बाद आपको बता दें कि फाइलम प्रोटोजोआ से जो आपके तीन टॉपिक यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो पढ़ने हैं, वो है पैरामीशियम, यूग्लिना और मोनोसिस्टिस। 11th और 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। तो चलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर। आई मीन इसकी जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ जाती है। आई मीन मार्फोलॉजी की बात की जाती है, स्ट्रक्चर में ये कैसे दिखते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हिंदी में बता दें इसका वर्गीकरण होता है। बेटा हिंदी में क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण बोलते हैं, लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो अब उसको भूलने की कोशिश करो, क्योंकि अब आप सीधे सीधे अगर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ोगे तो आपके लिए दी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे इन चीज़ों को समझने में। क्योंकि जो ही कुछ चीज़ें अलग और नई हमको मिलती हैं, हमारी एक नई उमंग सी जग जाती है पढ़ाई करने में। वही चीज़ अगर हम कंटिन्यू पढ़ते आते हैं तो बोर से हो जाते हैं, तो आप वैसा रिपीट ना करिएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको दी बेस्ट लगेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और मज़ा भी आएगा। आप जहाँ भी एडमिशन लें वहाँ यही चीज़ करें। अब आपको बता दें कि यहाँ क्लासिफिकेशन है, इसी को इंग्लिश के दूसरे शब्दों में एग्जाम में पूछ दिया जाता है। राइट आउट द क्लासिफिकेशन, और या फिर इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन इसी को बोलते हैं जो टेक्सोनॉमी में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी 11th 12th में। सिस्टमेटिक पोजीशन, इस सिस्टमेटिक पोजीशन को ही क्लासिफिकेशन और हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। अगर बात करें पैरामीशियम की तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। प्रोटो और जोआ हमने ऑलरेडी बता दिया है। प्रोटो मतलब क्या होता है, प्राइमरी या फिर फर्स्ट। और जोआ मीन्स क्या होता है, जोआ बराबर होता है एनिमल। तो वो एनिमल जो पहली बार आए थे धरती पे, जब उत्पत्ति हुई तब पहली बार इनकी बात की गई, इसलिए इनको बोला गया क्या, प्रोटोजोआ। अब देन अगर हम बात करें फाइलम प्रोटोजोआ का क्लास है सिलियाटा। क्यों इसको सिलियाटा क्लास में रखा गया, क्योंकि इसकी बॉडी पूरे चारों तरफ अगर हम बात करें तो सीलिया से, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से घिरी हुई है, जो इसको हेल्प करेगा किस चीजों में, ये भी हम आपको एंड तक बने रहिए, अच्छे से समझाएंगे। इसलिए इनको सिलियाटा में रखा गया। आर्डर है हाइमेनोस्टोमेटिडा। हाइमेनो मतलब इसकी बॉडी जो है चारों तरफ से घिरे होने के बाद भी यहाँ एक स्पेशल टाइप की स्टोम की कैरेक्टर है, लेकिन वो एक्चुअल स्टोम यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए हाइमेनोस्टोमेटिडा में रखा गया। जीनस इसका क्या है, पैरामीशियम है, और कॉर्डेटम इसकी स्पेसीज है। कॉर्डेटम इसकी स्पेसीज क्यों ऐसा बोला गया कॉर्डेटम, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे। अब आप लोग तुरंत से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। भाई आप लोग अच्छे से जानते हो ये किस चीज का संरचना है, अच्छे से जान गए कि ये हमने बना दिया फिश का स्ट्रक्चर। ये है एक मछली का स्ट्रक्चर, और आप सभी बच्चे पढ़े होंगे मछली के बारे में, एकदम अच्छे से देखे भी होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने यहाँ पे मछली बना दिया। अब कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं, आप लोग गांव देहात में रहते हो तो ये वाली मछली भी आप लोग देखे होंगे, जिसका लास्ट वाला पोर्शन कुछ ऐसा भी दिखलाई देता है। कुछ वैसी भी होती हैं, कुछ ऐसी भी फिन वाली होती हैं, जो लास्ट वाला विंग्स होता है या फिन होता है उनका कुछ ऐसा दिखलाई देता है। और इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, CAUDAL, कॉर्डल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्डल, REGION। ये है बेटा कॉर्डल रीजन। ये होता है इनके पोस्टेरियर साइड पे, ये होता है एंटेरियर साइड पे। ये हो गया इनका क्या, एंटेरियर, ये हो गया एंटेरियर, और ये हो गया कहाँ, पोस्टेरियर रीजन, पोस्टेरियर। तो ये बात हो रही है किसकी,
इसके स्ट्रक्चर की। द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम इज सीन बिलो। सीन बिलो देख रहे हैं कैसा है। द पैरामीशियम हैव टू रीजन, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर रीजन। द बॉडी इज स्लीपर और सिगार शेप्ड। कैसा होता है इसका शेप? स्लीपर और सिगार शेप्ड होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो शेप, साइज और कलर की बात करेंगे। माइक्रोन में इसकी साइज होती है, म्यू में होता है। जो इसकी कलर होती है ये कुछ कलर दिखलाई ही नहीं देता, व्हाइट स्पॉट की तरह होती है। माइक्रोस्कोपिक होती है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। ये कैसे होते हैं? बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस हैं, एक नहीं 2 न्यूक्लियस होता है, इससे इसको बाई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ चीजों की। ये हो गया इसका कॉडल रीजन। कॉडल का मतलब क्या हो गया कि जो मछली की पीछे वाली तैरने वाली रीजन है, कॉडल फिन जो है, वैसा इसका भी फिन होता है, इसलिए इसको कॉडल रीजन बोलते हैं। इस वजह से इसका नाम पैरामीशियम कॉर्डेटम पड़ा, इस स्पीशीज का नाम। ठीक, यहाँ के बाद अगर हम चले तो ये सारी जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सीलिया हैं, जिनकी सहायता से ये लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ये तैर के जाते हैं। पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे, जैसे हम लोगों के पैर वाला साइड। एंटीरियर मतलब हम लोगों के हेड वाला साइड, वैसे ही इनका। ठीक है बेटा, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अब देखो 1 बाई 1 चलते हैं। पहले हमने इसको दिखाया, फिर सीलिया दिखाया। अब सीलिया, अगर ये हो गया सीलिया, तो सीलिया के बाद कुछ आपको दिखलाई दे रहा है, ये हो गया सीलिया। तो सीलिया के जस्ट नीचे यहाँ पे ऐसे ऐसे हम चले आए तो एक ऐसे 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 अंदर की तरफ कुछ हमको दिखलाई दे रहा है। क्या दिखलाई दे रहा है? जरा हम ये देख ले कि पूरा ऐसे ऐसे ग्रीन कलर से हमने बनाया है, इसको ब्लैक करके दिखा दे रहे हैं। ये हो गया एक्टोप्लाज्म। क्या है? एक्टोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, हम एकदम आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ये अगर हो गया तो हम इसको मिटा देना चाहेंगे, जिससे आपको सारी चीजें हम इजीली प्रोवाइड कर सकें। पूरे एक ही बोर्ड पे आपको सारी चीजें मिल जा रही है बेटा, हम सब देने की कोशिश करेंगे। जरा हमको दीजिएगा जी। अब आप ये समझ लीजिए कि आप अगर हमारे क्लास में जुड़ गए तो आप बीएससी पास कर गए। जुलाजी से तो हम आपको एकदम गारंटी लेते हैं, पास करा दिए। और जितने बच्चों को आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करके रखिए। इधर देखिए, प्लाज्म का ही दूसरा भाग हम दिखा रहे हैं। ये हो गया इंडोप्लाज्म, क्योंकि ये प्लाज्म ही है, लिक्विड ही है। एक अंदर पूरे बॉडी में है, एक थोड़ा बाहर इसके सरफेस से अटैच है, इसलिए एक हो गया इंडोप्लाज्म, एक हो गया एक्टोप्लाज्म। और दोनों को मिला के बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब होता है सेल, प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड। सेल के अंदर जो लिक्विड है तो एक बाहर मेम्ब्रेन से अटैच है और एक अंदर की तरफ है। अब आप कहोगे सर इतना जल्दी आप अंदर चले गए, अभी आपने सीलिया बताया, सीलिया के बाद ये वाला मेम्ब्रेन तो आपने बताया ही नहीं। तो बता तो रहे हैं, ये हो गया पीलिकल। ये है पीलिकल, ये आउटर बॉडी सरफेस बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर प्रोटोजोअन्स का मोस्ट कैरेक्टर होता है इंपॉर्टेंट। ये पीलिकल जो आउटर बॉडी सरफेस है, इसी के द्वारा ये जो पैरामीशियम होते हैं, ये पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन्हीं के द्वारा करते हैं। ये कह सकते हो कि इनके अंदर जो श्वसन है, रेस्पिरेशन समझ रहे हो ना, डाइजेशन, श्वसन और भी जो इनके चलने फिरने की क्रियाएं हैं, गमन, ये सब हेल्प करते हैं। इलास्टिक होती है, लचीलापन होता है। ये पीलिकल आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य सरफेस जो होता है एकदम लचीला सा होता है, जिसको बोलते हैं पीलिकल। उसके ऊपर एक छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं सीलिया। सीलिया के थ्रू ऐसे ऐसे करके ये लोकोमोट करते हैं, गति करते हैं और आगे पानी में जाते रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ वाला स्ट्रक्चर जरा ये वाला देख लीजिए। ये वाली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखलाई देता है, ऐसा जो लग रहा है, इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। क्या बोलते हैं? ओरल ग्रूव। ये हो गया ओरल ग्रूव, यानी कोई ऐसी संरचना जो वेंट्रल, इसके वेंट्रल साइड, वेंट्रल हम लोगों का पेट वाला होता है, डॉर्सल ये पीठ वाला होगा, तो वेंट्रली साइड एक ऐसी ओपनिंग जैसी संरचना है, इसलिए इसको बोला जाता है ओरल ग्रूव। और ओरल ग्रूव में एक ऐसी संरचना ऐसी दिखलाई देती है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये क्या है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का क्या कार्य है? जैसे यहां से पानी आया, पानी में भोज्य पदार्थ भी इसके आए, कुछ छोटे छोटे आए, कुछ बड़े बड़े आए। तो ये छोटे कणों को यहाँ सीलिया होता है, जिसके थ्रू ये छांट के अंदर कर लेगा और बड़ों को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ होता है वेस्टिब्यूल। यहीं पे इनका होता है कुछ इस ढंग से, ऐसे आगे की तरफ ये थोड़ा सकरा हो जाता है। ये वाली पोर्शन जो होती है इसको बोलते हैं साइटोस्टोम। इसको बोलते हैं साइटोस्टोम।
ये हो गया साइटोस्टोम। और यहाँ पे जो सक्रिय सी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? साइटोफेरिंग्स, PHARYNX, साइटोफेरिंग्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऐसी संरचना दिखलाई दे रही जो अंदर की तरफ इसके पीलिकल को, ये देखो यहां से आके थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग सी संरचना बन गई है। इसको बोलते हैं साइटोपाइज। साइटोपाइज, साइटोपाइज का मतलब होता है फेगी शब्द से जुड़ा हुआ है। साइटो मतलब सेल का, पाइज मतलब एक ओपनिंग है, फेजी है जो क्या करता है यहां से वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करता है। ये क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। साइटो मतलब सेल, स्टोम मतलब माउथ, ये सेल की माउथ की तरह है। फेरिंग्स यानी इसका फेरिंग्स हो गया। और ये जो बन रहा है छोटे छोटे बबल्स, ये बार बार बनते हुए ऐसे ऐसे छोटे छोटे बबल्स के रूप में अलग होते चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल क्या करते हैं? जैसे इसमें बनते चले जाएंगे बड़े बड़े बबल्स के रूप में, धीरे धीरे पूरे बॉडी में घूमता जाएगा। इसके पाचन को साइक्लोसिस मेथड कहते हैं। ये घुमा घुमा के इनको छोटा कर देगा। जब पच जाएंगे तो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा साइटोपाइज के द्वारा या फिर इनके आउटर बॉडी सरफेस के द्वारा क्या होगा? बाहर कर दिया जाएगा। तो ये इतनी बात हो गई इनकी। देन यहाँ पे जो ये पूरे हैं इनको बोला जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। लेकिन अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहां से पूरे को हम समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलेंगे पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पोस्टेरियर मतलब नीचे है, इसलिए पोस्टेरियर क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल, लचीला होता है ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल मतलब एक बबल्स नुमा स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, यहां पे इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में ये जो होते हैं फ्लावर नुमा, जो देख रहे हो छोटे छोटे लिप्स नुमा फ्लावर के बने हुए हैं ना, तो इसको बोलेंगे रेडियल कैनाल। इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। इसको बोलेंगे रेडियल कैनाल। ये क्या करते हैं? जब इसके बॉडी में जब ये भोजन ले रहा होता है तो चारों तरफ से भोजन आके पानी के साथ भोजन आएगा, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल है। तो जब पानी आएगा तो पानी को ये रेडियल कैनाल खींच लेते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भर देते हैं इसमें। ये बीच वाला फूल जाएगा, तब ये भर के पचक जाएंगे और ये फूल जाएगा और ये आ जाएंगे इसके दीवार के पास, आई मीन पीलिकल के पास, और यहाँ पे आके फटेंगे और फटने के बाद पूरा पानी बाहर निकाल देंगे। फिर ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा। सेम जैसा ये करेगा वैसा ये भी करता है। तो ये भी क्या होगा? ये भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ही है, लेकिन ये एंटेरियर साइड है। कहाँ पे है? एंटेरियर, इसलिए इसको बोलेंगे एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये हो गया एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि ये एंटेरियर पोर्शन पे है। ठीक बेटा, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे हम बता दें ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस एक बड़ा सा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस। मैक्रो या फिर आर कर दो, ऐसे कर दें, मेगा न्यूक्लियस। मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस। ये हो गया माइक्रो न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस? माइक्रो, क्योंकि ये छोटा सा है। कैसा है? छोटा है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूक्लियस। तो यहां पे हमने सारी चीजों को आप लोगों को बता दिया बेटा। ये इसकी स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में आता है इसका शेप, साइज और कलर। शेप, साइज, कलर में आप इसको स्लीपर या सिगार शेप बताते हो। फिर 1 बाय 1 सिलिया हेडिंग डालोगे, फूड वैक्यूल हेडिंग डालोगे, पोस्टेरियर व्यू डालोगे, एंटेरियर व्यू डालोगे, ओरल व्यू डालोगे, वेस्टिब्यूल डालोगे, साइटोस्टोम डालोगे, साइटोफेरिंक्स डालोगे, साइटोपाइज डालोगे, साइटोप्लाज्म डालोगे, न्यूक्लियस डालोगे। न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस आपने हेडिंग डाला तो न्यूक्लियस क्या करोगे? द न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम आर ऑफ 2 टाइप्स, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। सो इट इज कॉल्ड क्या? मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल। फिर उसके बाद मान लो सिलिया। सिलिया इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ पैरामीशियम which surround the all body of these protozoans and which help in locomotion। यानी कि ये क्या करता है? लोकोमोशन में, यानी कि इसके गमन में हेल्प करता है। देन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम बॉडी, अपर एंड लोअर रीजन आर एंटेरियर एंड posterior region. So those contractile vacuole which are present in anterior region are called anterior contractile vacuole, and those contractile vacuole which are present in posterior region, these are called posterior contractile vacuole, and these are both help in ऑस्मो रेगुलेशन। तो इस प्रकार से इनके कुछ फंक्शन है। हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये पानी का बैलेंस करता है इसके अंदर,
ये है छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स जो बनते रहते हैं, उसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है जो मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस के फॉर्म में होता है। ये क्या करते हैं, इसके रिप्रोडक्शन में, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, इसके अंदर पानी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये हो गया सीलिया जो क्या करता है, इनको इधर से उधर चलने में मदद करता है। इसकी बॉडी जो हो गई ये लचीली सी होती है, जो कवर्ड होती है एक ही सिंगल लेयर के द्वारा, जिसको बोला जाता है क्या, पिलिकल बोला जाता है। यह आउटर बॉडी सरफेस है और पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है इसी के द्वारा ये परफॉर्म करती है, पिलिकल के द्वारा। और ये कैसे एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए सिंगल सेल में ही सारी चीजें आपको देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ कोई दूसरा सेल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल। ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।